हम लोग मिश्रणों का पृथक्करण या अलग कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हमने बहुत सारी विधियां पढ़ ली हैं और जो कुछ विधियां बची हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्या, क्रोमेटोग्राफी विधि। क्रोमेटोग्राफी विधि किसी कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी है, इसमें जो क्रोमा शब्द है, जो क्रोमा शब्द है वो ग्रीक में क्रोमा का अर्थ क्या होता है? रंग होता है। क्या होता है? रंग होता है। इस विधि को सबसे पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? क्रोमेटोग्राफी पड़ा। क्रोमेटोग्राफी दो या दो से अधिक घुलित ठोस पदार्थों को अलग करने की एक विधि है जो बहुत कम मात्रा में घोल में मौजूद होते हैं। क्रोमेटोग्राफी कई प्रकार की होती है। जो हमें पढ़ना है क्या, पेपर क्रोमेटोग्राफी। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे स्याही में जल जो है विलायक के रूप में तथा डाई जो है विलेय के रूप में होता है। जो डाई होता है इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक का ये मिश्रण होता है। जो डाई इसमें दिया है ना कि दो या दो से अधिक घुलित ठोस पदार्थों का आता है, ऐसे भी हो गया। देखिए इसमें दो पदार्थ हो गया, डाई में हो गया दो या दो से अधिक रंगों का जो मिश्रण होता है डाई का। अनुप्रयोग अनुप्रयोग क्या है? डाई क्या है? दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण है। तो हमने पहले ही पढ़ा कि क्रोमेटोग्राफी में क्रोमा जो है ग्रीक शब्द में क्या होता है? क्रोमा का अर्थ रंग होता है, इसलिए मैक्सिमम जो है रंगों वाले जो मिश्रण है उन्हें ही अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो डाई दो या दो से अधिक रंगों का मिश्रण है, इसमें रंगों को पृथक करने में प्रयोग होता है। दूसरा है प्राकृतिक रंगों से पिगमेंटेशन को पृथक करने में। जो प्राकृतिक रंग है, रंगों के जो पिगमेंट है उसको अलग करने में किया जाता है। तीसरा है रक्त से नशीले पदार्थ है या ड्रग्स कह सकते हैं, उसको अलग करने में किया जाता है। अगली विधि है आसवन विधि। आसवन विधि किसे कहते हैं? आसवन विधि में मुख्यतः घुलनशील द्रव के मिश्रण को पृथक किया जाता है। इसमें क्या होता है? घुलनशील द्रव के मिश्रण को, यहाँ से आप कह सकते हैं कि घुलनशील द्रव के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब दो द्रव के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है, ये भी एक पॉइंट है कि अंतर अधिक होता है। जब दो द्रव के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है तो आसवन विधि के द्वारा द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर किसी दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, जहां उसे ठंडा कर पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित कर लिया जाता है। आसवन विधि में पहला प्रक्रम क्या होता है? वाष्पन, पहले वाष्प बनता है और दूसरा प्रक्रम क्या होता है? संघनन कहलाता है। वाष्प को संघनित करके प्राप्त द्रव को क्या कहते हैं? आसूत कहा जाता है। जो वाष्प जो बनता है उसको फिर हम संघनित करते हैं, फिर संघनित करने के बाद जो प्राप्त होता है हमें द्रव, वो क्या कहलाता है? आसूत द्रव, या कुछ भी कह सकते हैं, आसूत कहा जाता है। कई देशों में जो समुद्री जल से पानी पीने वाला जो है प्राप्त किया जाता है, किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? आसवन विधि के द्वारा। प्रभाजी आसवन विधि। प्रभाजी आसवन विधि ही आसवन विधि का ही स्वरूप है। इसमें क्या होता है ना कि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव के जिनके क्वथनांक का अंतर कितना होता है? देखिए इसमें 25 केल्विन से कम, मतलब कि इसके क्वथनांक का अंतर अधिक था, इसमें जो है क्वथनांक का अंतर क्या है? कम है। तो ऐसे दो द्रव हैं जिनके क्वथनांक का अंतर क्या होता है? 25 केल्विन से कम होता है। ऐसे मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है, पहला है वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करना। दूसरा है भूगर्भ से निकाले गए खनिज तेल को शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि इसी विधि द्वारा पृथक किए जाते हैं। वायु से गैसों को प्राप्त करना, इसकी विधि बताया गया है। ये वायु एक समांगी मिश्रण है तथा इनके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जाता है। देखिए वायु है, फिर उसके बाद इस पे दाब बढ़ाकर तथा तापमान कम करके वायु को संपीड़न द्वारा ठंडा करना। तो हम जानते हैं कि ये वायु है, इसका मतलब क्या है? ये गैस अवस्था में है। तो इसका गैस को हम दाब बढ़ाकर तथा तापमान कम करके क्या करते हैं? उसकी अवस्था को परिवर्तित कर देते हैं। तो ये क्या हो गया? अब द्रवीय अवस्था में आ गया, तो ये द्रवीय वायु कहलाया गया। अब इसको क्या करना है? जो प्रभाजी आसवन कालम में वायु को धीरे धीरे गर्म करते हैं, जो प्रभाजी आसवन कालम है उसमें क्या करते हैं? वायु को जो धीरे धीरे गर्म करते हैं। फिर धीरे धीरे गर्म करेंगे तो हमने कहा कि सबका क्वथनांक अलग अलग होता है, सबका एक ही क्वथनांक नहीं होता है। तो ये कोई कम क्वथनांक पे गर्म हो जाता है, कोई ज्यादा, कोई ऐसे अलग अलग सबका होता है। विभिन्न पदार्थ का, विभिन्न तत्व का क्वथनांक भिन्न भिन्न होता है, इसलिए जो है ये गर्म करेंगे तो उसको विभिन्न ऊंचाई पर गैसों को पृथक कर लिया जाता है। उसके बाद जो है गैसों को हम अलग अलग करके प्राप्त कर सकते हैं। कि यहाँ पे चार्ट है, जैसे ऑक्सीजन, हमें पता है कि हवा में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, आर्गन होता है और भी गैसें होती है। तो जो हमारे चार्ट में सिर्फ 3 गैसों के बारे में दिया है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस में। ऑक्सीजन का क्वथनांक कितना होता है? -183 डिग्री सेल्सियस, और आर्गन का -186 डिग्री सेल्सियस, और नाइट्रोजन का -196 डिग्री सेल्सियस। तो वही -183 डिग्री सेल्सियस पे जब उसको गर्म करेंगे तो यहाँ से ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसका मतलब ये है ना कि आप धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ा के, जैसे कि ये 183 है, 186, 196, इसमें अंतर है, इससे आप टेम्परेचर को बढ़ा के या घटा के गैसों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और आयतन की दृष्टि से वायु में प्रतिशत होता है, वायु में कौन कितना गैस कौन कितना प्रतिशत है। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन वायु में कितना है? 20.9%,
और आर्गन कितना है 0.9% और नाइट्रोजन कितना है 78.1%। क्रिस्टलीकरण विधि, इस विधि के द्वारा क्या होता है कि अकार्बनिक ठोसों में उपस्थित घटकों का पृथक्करण एवं शुद्धिकरण। इसमें मेन बात याद कीजिएगा, शुद्धिकरण क्या है, यह शुद्धिकरण किया जाता है। तो इसमें उपस्थित अशुद्ध ठोस या मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में ही इस विलयन को फनल द्वारा छाना जाता है। छानने के पश्चात विलयन ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर जो शुद्ध पदार्थ है या क्रिस्टल के रूप में होते हैं, जो शुद्ध पदार्थ, ये शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है तथा इसमें उपस्थित जो अशुद्धियां हैं वो क्या हो जाता है, द्रव में ही घुली रह जाती है। इस क्रिस्टलों को छान कर अलग कर हम क्या करते हैं, इसको सुखा लेते हैं, फिर वो हमें पदार्थ प्राप्त हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीकरण विधि बोलते हैं। जो क्रिस्टलीकरण विधि है ये साधारणतः वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्तम है, क्योंकि ये तो वही हुआ ना कि वाष्पीकरण की विधि से सेम हुआ। पहला है इसका कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं या चीनी के समान गर्म होने पर क्या होते हैं, झुलस जाते हैं। दूसरा है छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियां रह सकती है, इसलिए वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियां ठोस को दूषित कर सकती हैं। क्रिस्टलीकरण विधि का जो अनुप्रयोग है इसके बारे में जान लेते हैं। पहला है समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करना। देखिए शुद्ध दिया है, मैक्सिमम शुद्ध अशुद्ध जहाँ दिया होगा वहां से समझ सकते हैं आप। समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में। दूसरा है अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में।